अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 को शुरू करेंगे जो कि फोर्सेस का घुमाने का असर से मुताल्लिक है। इस यूनिट में स्टूडेंट्स हम बहुत सारे तसव्वुरात को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि टॉर्क क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होती है, और इससे अलावा कि फोर्सेस को उनके मूडी कंपोनेंट्स में कैसे तकसीम किया जा सकता है वगैरह वगैरह। इसको डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 को शुरू करने में जो पहला टॉपिक हमने पढ़ना है वो है लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब ये लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, इससे पहले मैं अगर आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि फोर्स क्या होती है। स्टूडेंट्स, फोर्स के बारे में आपने पढ़ा था कि फोर्स क्या होती है। फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, किसी जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या आपने ये भी पढ़ा था कि फोर्स किसी जिस्म की मोशन की सिमत को भी तब्दील कर सकती है। और फिर आपने ये भी पढ़ा था कि जो फोर्स है ये क्या होता है, ये एक वेक्टर मिकदार है। कौन सी मिकदार है स्टूडेंट्स? वेक्टर मिकदार है। जब फोर्स एक वेक्टर मिकदार है तो फिर इनको हल कैसे किया जाता है, यानी कि इनको जमा कैसे किया जाता है, ये भी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल फोर्सेस को समझते हैं। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स, पैरेलल फोर्सेस को समझने के लिए एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक बस है, उसको धकेलना है आपने। उसको धकेलने के लिए चंद लोग उसको एक तरफ धक्का लगा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये 4 लोग हैं या 5 लोग हैं या 6 लोग, जितने भी लोग हैं, ये बस को एक तरफ धक्का लगा रहे हैं। सारे लोग एक ही सिमत में इसको हरकत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन तमाम लोगों की जो फोर्सेस है वो सारी क्या कहलाएंगी? वो पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी, क्योंकि वो फोर्सेस एक ही सिमत में लग रही हैं। तो स्टूडेंट्स, पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? ये देखिएगा, एक ही सिमत में अमल करने वाली फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, ऐसी तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों, पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों क्या कहलाती हैं? पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। इसकी मैंने एक मिसाल भी लिख दी है आपके सामने। बहुत से लोग बस को स्टार्ट करने के लिए धकेलते हैं। तमाम लोग बस को एक ही सिमत में धकेलते हैं। अब वो जो एक ही सिमत में धकेल रहे हैं, तो वो जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं? वो पैरेलल फोर्सेस हैं। अब इसके बाद हम आते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस की तरफ। सबसे पहले हमने ये देखा कि फोर्स क्या होती है, फिर पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं, और अब देखते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स, तो लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक ही सिमत में लग रही हो और वो पैरेलल भी हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या होगी फिर पैरेलल फोर्सेस की? पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो और एक ही सिमत में अमल कर रही हो। तो उन फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम पैरेलल फोर्सेस का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल और एक ही सिमत में अमल करती है। जैसे मिसाल मैंने आपके सामने एक लिखी है, ये एक ब्लॉक है कोई, ठीक है, इस पर एक फोर्स ये F1 लग रही है और दूसरी फोर्स भी इसी सिमत में F2 लग रही है। ये दो फोर्सेस इस पर लग रही हैं इस ब्लॉक को धकेलने के लिए। अब ये दोनों फोर्सेस देखें, ये दोनों एक ही सिमत में है और ये दोनों पैरेलल हैं। बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये क्या होगी? ये स्टूडेंट्स लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। ठीक है, या आप अपनी बुक पर देखें, वहाँ साइड पे एक आपको सेबों वाला बैग नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स। उसमें देखिए जो सेब है, हर एक का जो वजन है वो किधर अमल कर रहा है? नीचे की जानिब। इसका मतलब हुआ कि हम सारे सेबों के वजन को देखें तो उन सब की सिमत किधर है? नीचे की जानिब। तो ये तमाम जो वजन क्या होता है? वजन एक फोर्स होती है ना। तो ये जो तमाम फोर्सेस हैं ये एक ही सिमत में लग रही हैं और ये पैरेलल भी हैं। तो ये कौन सी फोर्सेस होंगी स्टूडेंट्स? ये लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। तो आप वो मिसाल भी दे सकते हैं। अब इसके बाद लाइक पैरेलल फोर्सेस के बाद है
अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? इसको समझना बहुत आसान है। लाइक पैरेलल जो फोर्सेस है उसके अगेंस्ट यानी कि जो अनलाइक होंगी वो ऐसी फोर्सेस होंगी जो होंगी तो पैरेलल लेकिन सिमत में एक दूसरे के मुखालिफ होंगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख सकता हूं, वो मैं ये लिख सकता हूं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल लेकिन सिमत में मुखालिफ होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन। तो कौन सी फोर्सेस होती है? ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल हो लेकिन मुखालिफ हो। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल के लिए स्टूडेंट्स आप अपनी बुक पर देखें तो वहां आपको दो मिसालें दी गई हैं। पहली मिसाल में आपको एक स्टैंड दिखाया गया है और उस स्टैंड के साथ स्टूडेंट एक रस्सी के साथ एक सेब को बांध दिया गया है। यहाँ एक सेब बांध देते हैं। ये स्टूडेंट्स एक सेब बांध दिया गया रस्सी के साथ। अब अगर आप देखें ये जो सेब है इसका वजन किधर अमल कर रहा है? नीचे की जानिब। और इस वजन की वजह से ये जो रस्सी है ये टेंशन में है और टेंशन किधर अमल कर रही है? ऊपर की जानिब। अब यहाँ देखें, यहाँ पर इस डायाग्राम में जो टेंशन T है और जो सेब का जो वजन W है, वजन भी क्या होता है? फोर्स होती है। और टेंशन भी क्या होती है? ये भी फोर्स होती है। ये दोनों फोर्सेस हैं और ये दोनों फोर्सेस हैं तो पैरेलल, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में है। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि शक्ल में टेंशन T और वजन W दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। शक्ल में टेंशन T और सेब का वजन W अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। एक तो ये मिसाल होगी स्टूडेंट्स। एक और मिसाल है जो मैं आपको समझा देता हूँ। उस मिसाल में देखिए आपके सामने इस तरह से कोई रॉड नज़र आ रहा होगा आपको। इस रॉड पे स्टूडेंट्स दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स नीचे की जानिब लग रही है, हम उसको नाम दे देते हैं F1, और एक फोर्स इसी ब्लॉक पर ऊपर की जानिब लग रही है, उसको हम कह देते हैं F2। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये देखें वर्टिकल यानी कि अमूदन फोर्स है और ये भी F2 भी क्या है? अमूदन फोर्स है। अब ये दोनों क्या है तो पैरेलल लेकिन ये मुखालिफ सिमत में अमल कर रही। तो यहाँ पर F1 और F2 भी क्या होंगी? ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। ये देखें, ये एक सीध में थी, एक ही लाइन में अमल कर रही थी, तो ये घुमा नहीं सकती। अब ये एक लाइन में अमल नहीं कर रही, मतलब ये इनकी लाइन जो है वो अलग-अलग है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिसको कहते हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। ये एक ही लाइन पर अमल नहीं कर रही, इसलिए ये क्या करेंगी? इस रॉड को घुमा देंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की मिसालें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट टॉपिक है, इससे अगला टॉपिक है, वो है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स स्टूडेंट्स एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? रिजल्टेंट फोर्स को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप यूँ समझे, एक गाड़ी है, वो कहीं कीचड़ में फंस गई है। अब उसको निकालने के लिए 3 लोग या 4 लोग धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, और वो उनसे नहीं निकल रही।
अब फर्ज कर लेते हैं कि एक पांचवा शख्स आता है। अब कितने लोग धक्का लगा रहे हैं? 5 लोग, और 5 लोग मिलकर जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, फर्ज कर लेते हैं वो है 5000 न्यूटन फोर्स। कितनी फोर्स लगा रहे हैं 5 लोग मिलकर? 5000 न्यूटन फोर्स। और वो उसको निकाल लेते हैं गाड़ी को। अगर वही गाड़ी को निकालने के लिए मैं कहता हूँ कि एक ऐसा शख्स आ गया जो कि ताकतवर और वेरी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी वाला शख्स है, वो शख्स क्या काम करता है? वो उन पांचों की जगह पर आप उसको हटा दे पांचों को, और वो एक शख्स अकेला उस गाड़ी को धक्का लगा के 5000 न्यूटन की फोर्स लगा के उसको निकाल देते हैं। अब यहाँ देखें, ये जो 5 लोग हैं, इनके मुकाबले में एक शख्स आया और इस एक शख्स ने उन पांचों के बराबर फोर्स लगाई। अब यहाँ पर उन पांचों को जमा करें तो वो पांचों उस एक सिंगल शख्स के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ उन पांचों शख्स की फोर्स, अशखास की जो फोर्स है, वो उस एक सिंगल शख्स के की फोर्स के बराबर है। अगर हम 5 लोगों को हटाएं तो उसके मुकाबले में जो एक शख्स आया है, उसकी फोर्स उन 5 लोगों की फोर्स के बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि वो जो एक शख्स है, वो जो फोर्स है वो उनकी रिजल्टेंट फोर्स है। यानी कि उन तमाम पांचों की फोर्स को जमा करें तो एक सिंगल फोर्स आती है, और वो क्या है? वो 5000 न्यूटन है। और वो एक शख्स लगा रहा है, तो एक शख्स की जो फोर्स है वो उन सब का क्या है? रिजल्टेंट है। तो यहाँ देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, और डेफिनेशन मैंने ये लिखी है, रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी सिंगल फोर्स है जो इन्हीं असरात की हामिल होती है जिनकी जमा की जाने वाली तमाम फोर्सेस मुश्तरका तौर पर हामिल होती हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत आसान है। ये देखिएगा, ये एक ब्लॉक है, फर्ज कर ले। इसको मूव कराने के लिए एक F1 एक F2, ये 2 फोर्सेस लगती हैं। ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है। कुल फोर्स कितनी होगी स्टूडेंट्स? कुल फोर्स होगी 30 न्यूटन। अब मैं एक सिंगल फोर्स लगा देता हूँ, इन दोनों को हटा के एक सिंगल फोर्स आ गई F, उसको मैं F3 कह देता चलें, और वो है 30 न्यूटन। तो ये देखिए, ये दोनों फोर्सेस मिलकर कितना बना रही थी? 30 न्यूटन। और ये एक सिंगल फोर्स जो मैंने इनको हटा के लगा दी, वो क्या है? वो भी 30 न्यूटन है। तो यहाँ पर F1 जमा F2 बराबर आ जाएंगे F3 के, या इसको F भी आप कह सकते हैं। तो ये इन दोनों का मजमुआ जो है वो F3 के बराबर है, और F3 क्या है? इनकी रिजल्टेंट फोर्स है। ये मुश्तरका तौर पर जो जमा हुई तो वो बराबर आई F3 के। तो दोबारा डेफिनेशन आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो रिजल्टेंट फोर्स होती है स्टूडेंट्स, इसको कैसे निकाला जा सकता है? इसको निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल क्या होता है स्टूडेंट? देखिएगा, 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करने का ग्राफिकल तरीका हेड टू टेल रूल कहलाता है। अब अगर आपने रिजल्टेंट निकालना है, वो रिजल्टेंट फोर्स भी हो सकती है, ठीक है? तो 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करने का जो ग्राफिकल तरीका है उसको हम क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल कहते हैं। अब हेड टू टेल रूल से कैसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं, जरा ये सीखते हैं। फर्ज कर लें स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपके पास कोई 2 वेक्टर है। एक मैं ये वेक्टर बना देता हूँ, ये इसको नाम दे देता हूँ A, ये कोई फोर्स है। और दूसरा मैं वेक्टर बना देता हूँ ये, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ B का। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपको याद होगा कि हम जब कोई वेक्टर बनाते थे ग्राफिकल तरीका से, तो उसकी जो लंबाई है स्टूडेंट्स, वो आपको क्या बताती थी? वो उसका मैग्नीट्यूड बताती थी, यानी कि उसकी मिकदार कितनी है। और ये जो एरो यानी कि तीर का निशान है, ये क्या बताता था? ये उस वेक्टर की सिमत बताता था। और इसी तरह से ये वेक्टर बी देखें, इसकी लंबाई, इसकी मिकदार बताएगी, और ये तीर का निशान इसकी सिमत बताएगा। तो इसमें सबसे पहले आपने कोई मुनासिब स्केल चूज़ कर लेना होता है, और उसके बाद इनको बनाना होता है। अब ए और बी 2 वेक्टर हैं। इन 2 वेक्टर्स को मैंने हेड टू टेल रूल की मदद से जमा करना है। अब कैसे जमा किया जा सकता है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वेक्टर में हेड कौन सा है और टेल कौन सी है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये इसकी टेल है, ठीक है, और ये जहां पर तीर का निशान होता है, ये इसका क्या होता है? हेड। इसको हम क्या बोलते हैं? हेड।
और इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है, अब हेड टू टेल रूल क्या है, इसको देखिएगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपने वेक्टर ए को ड्रा करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले वेक्टर ए की लाइन बना दी। ये वेक्टर ए ऐसे था, आपने ऐसे एक सीधी लाइन बना दी। ये है हमारे पास वेक्टर ए। अब वेक्टर बी जमा करना है। आपने असल में करना क्या है, आपने करना है ए जमा बी, ए को बी में जमा करना है। अब बी इसमें जमा करना है, तो बी कैसे जमा करेंगे, बी जमा करने के लिए स्टूडेंट्स बी की जो टेल है वो ए के हेड के साथ मिला दें। मतलब आप इसको यहां से उठाएं और यहां से उठाकर इधर लगा दें। ठीक है, ये देखिएगा, इसको मैं यहां से उठा के इधर लगा देता हूं। तो ये आपके पास आ गया वेक्टर बी। ठीक है, ये इधर से उठा के मैंने इधर लगा दिया। आप समझ, ये आप देख सकते हैं कि बी की टेल वेक्टर ए के हेड के साथ मिल रही है। ठीक है, अब ये ए जमा बी हो गया। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। रिजल्टेंट निकालने के लिए जो पहला वेक्टर होगा, यहाँ तो मैंने 2 वेक्टर बनाए हैं ना, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, जितने मर्जी हों, जितने भी हों, आप सबको बाई हेड टू टेल रूल ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ 2 वेक्टर हैं ए और बी, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हमने असल में तो रिजल्टेंट ही निकालना है ना। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए जो पहला वेक्टर ए है उसकी टेल और जो आखिरी वेक्टर बी है उसके हेड को मिला दें। तो देखिएगा, मैं एक सीधी लाइन ड्रा करता हूं जो पहले वेक्टर ए की टेल और दूसरा वेक्टर जो बी है उसके हेड को ज्वाइन करेगी, यानी कि मिलाएगी। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सीधी लाइन ड्रा कर दी और इसकी सिमत किधर होगी, इसकी सिमत होगी ए से बी की तरफ, यानी कि पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ। अब ये जो लाइन आ गई है मेरे पास, एक रेड लाइन, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है, ये आर है स्टूडेंट्स, यानी कि ए जमा बी बराबर क्या होगा, ये आर होगा। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हम ये वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से हल करते हैं। अब इसको हल करने के लिए मजीद एक मिसाल नंबर 4.1 दी गई है, उसमें आप मजीद ये समझ सकते हैं कि कैसे ए और बी को या 2 या 3 जितने वेक्टर दिए हों उनको कैसे जमा किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को समझा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है और फोर्सेस को हेड टू टेल रूल की मदद से कैसे जमा किया जा सकता है, इसको बड़ी डिटेल से जाना। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।